स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये जो है आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका प्रभाव जो है 1947 और उसके बाद तक रहता है। यानी यूरोपीय कंपनियों ने आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत अधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर प्रभुत्व जमाया और एक ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की थी। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका भारत के हर पक्ष पर प्रभाव पड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है ये भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली कंपनी के द्वारा होता है। यानी पहली जो कंपनी आती है वो पुर्तगाली आती है। तो पुर्तगाली कंपनी जो है सबसे पहले भारत में आगमन करती है। ये कंपनी जो है 1498 में भारत में आगमन करती है। अब ये देखना होगा कि यूरोपीय कंपनी जो पुर्तगाली थी ये सबसे पहले क्यों भारत में प्रवेश करती है, और इसके बाद जो है कई कंपनियां देखा देखी भारत में प्रवेश करती हैं। इनके उद्देश्य क्या थे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके उद्देश्य देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था व्यापारिक, यानी व्यापारिक उद्देश्यों से वो जो है ट्रेड करने के लिए भारत में आती हैं। तो ट्रेड जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो भारत और यूरोप के बीच में संबंधों को बनाता है। तो हुआ क्या कि यूरोप के संबंध जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप से कट चुके थे। मुस्लिम आक्रमणों के बाद, मुस्लिम आक्रमण और अरब साम्राज्य के कारण जो है भारत और यूरोप के बीच में ज़मीनी रास्ते जो थे, ज़मीनी रास्ते जो लैंड रूट थे वो लगभग बंद थे। तो यूरोप के व्यापारी जो हैं वो भारत में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनको भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था और काफ़ी प्रतिबंध होते थे। तो यूरोप के व्यापारियों के लिए एक बड़ी इच्छा थी कि भारत के लिए उनको समुद्री रास्ते से प्रवेश मिले, और यूरोप में एक बात थी कि भारत के लिए समुद्री रास्ता जाता है। तो लगातार यूरोप के कई देशों ने ये प्रयास किया कि भारत के लिए समुद्री रास्तों को खोजा जाए। इसके लिए सबसे जो अग्रणी देश था वो पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल के राजा ने लगातार प्रयास किया था कि भारत के लिए समुद्री रास्ते खोजे जाएं और भारत से सीधा व्यापार जो है किया जाए। तो उसने कई अभियान भेजे थे। इन अभियानों का उद्देश्य जो है भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करना था। तो इन अभियानों को शुरू करने वाला जो राजा था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। ये राजा था जो सबसे अग्रणी था, जो मेन राजा है, जो भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज के लिए प्रयास करता है। इसने कई अभियान भेजे जिनका उद्देश्य भारत के लिए रास्ते खोजना था। 1487 में 1487 में डियाज एक यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने रास्तों की खोज में प्रयास किया और ये जो है केप ऑफ गुड होप एक आइलैंड के पास पहुंचा। ये केप ऑफ गुड होप, ये द्वीप जो है एक छोटा सा द्वीप है। ये अफ्रीका के दक्षिण में आता है। अगर हम अफ्रीका के मैप को बनाएं तो ये यहाँ आता है और यूरोप जो है यहाँ है। तो यूरोप के अंदर से निकलकर ये रास्ते खोजने के लिए सबसे पहले डियाज जो है केप ऑफ गुड होप पहुँचा, यानी अफ्रीका के दक्षिण में पहुँचा। तो इसके बाद थोड़ा आसान हो गया रास्ता खोजना। उसके बाद जो है 1494 में 1494 में एक यात्री था, स्पेन का निवासी था कोलंबस। कोलंबस ने रास्ते खोजने के चक्कर में, यानी भारत के रास्ते खोजने के चक्कर में उसने अमेरिका की खोज की थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि वो खोज भारत की करने गया था, परंतु उसने अमेरिकी महाद्वीप को खोजा था। तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज का जो श्रेय जाता है वो कोलंबस को जाता है 1498 में। इसके बाद आता है 1497 और 98 में, 1497-98 में पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध यात्री जो भारत की खोज के लिए निकला उसका नाम था वास्को डी गामा। तो 1497-98 में वास्को डी गामा जो है ये भारत की यात्रा के लिए, भारत के रास्ते खोजने के लिए निकला। तो ये 97 में पुर्तगाल से निकला था और 98 में, यानी 1498 में 1498 में भारत में पहुंचा। तो यूरोप से ये निकलकर सबसे पहले पहुंचा था
केप ऑफ गुड होप। इसके बाद जो है ये भारत के लिए आगे बढ़ा और भारतीय महाद्वीप में ये सबसे पहले जो है ये केरल पहुंचता है। यानी केरल में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे समुद्री रास्ते से। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज किस देश ने की है। तो अगर कंट्री आता है तो पुर्तगाल जो है पहला कंट्री था जिसने सी रूट से, समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। 1498 में इस कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था और पुर्तगाली लोग जो हैं इसके बाद लगातार व्यापार करने के लिए आने लगे। तो व्यापार में वो सबसे पहले काली मिर्च का व्यापार करना चाहते थे। ये भी एक बड़ी बात है कि यूरोप में काली मिर्च जो है नहीं मिलती थी और काली मिर्च, ब्लैक पीपर का जो बड़ा सोर्स था वो इंडिया था, यानी भारत था। तो भारत में काली मिर्च के लिए व्यापार का आना हुआ और मुख्य रूप से केरल में सबसे पहले ये भारत में प्रवेश करते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है, जो पुर्तगाली कंपनी है, ये भारत में 1498 में 1498 में प्रवेश करती है, भारत में आती है ये कंपनी। और इसका जो मुख्य यात्री था उसका नाम है वास्को डी गामा। ये नाम सबको पता होता है कि वास्को डी गामा ने भारत के रास्तों की खोज की थी, समुद्री रास्तों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। इसकी सहायता जो है वास्को डी गामा को किसने हेल्प दी है, तो एक क्वेश्चन बनता है अब्दुल मनीक का। अब्दुल मनीक जो है एक गुजरात का व्यापारी था, उस समय के गुजरात का व्यापारी था जिसने रास्ता दिखाया था, पथ प्रदर्शन किया था वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले 1498 में ये केरल के कालीकट में, यानी केरल के कालीकट में सबसे पहले ये प्रवेश करता है। फर्स्ट टाइम जो है ये कालीकट में आता है और इस समय जो है केरल में जो राजा था उसका नाम है जमोरिन। जमोरिन किंग का नाम है, राजा का नाम है, जो उस समय इंडियन यानी भारतीय राजा था जो केरल में था। यानी केरल के राजा का नाम आएगा तो वो आएगा जमोरिन। तो जमोरिन के समय वो पहुंचा। शुरू में पुर्तगालियों का विरोध जो है अरबों ने किया है, यानी अरबों ने, अरब व्यापारी जो थे उन्होंने इनका विरोध किया था क्योंकि व्यापार पे डोमिनेंस जो है अरबों का था। तो वो नहीं चाहते थे कि महासागरों से व्यापार पे उनका डोमिनेंस कम हो, तो पुर्तगालियों को एंट्री देने के खिलाफ थे। फिर आता है पुर्तगाली कंपनी। कंपनी का जो नाम आएगा वो आएगी एस्तादो दा इंडिया। यानी एक कंपनी जो है, जो पुर्तगाली कंपनी है उसका नाम था, जो भारत में प्रवेश करके आई है, एस्तादो दा इंडिया। ये कंपनी थी जो पहली बार भारत में पहुंची है। फिर क्वेश्चन आएगा कि सेकंड यात्री, यानी सेकंड जो टूरिस्ट है या यात्री था, कौन था, पुर्तगाल से आने वाला, तो उसका नाम आएगा कैब्राल। कैब्राल जो है ये दूसरा यात्री है जो 1500 में भारत में रास्ता खोजने के लिए, व्यापार करने के लिए आता है। रास्ते की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। उसके बाद सेकंड यात्री जो है वो कैब्राल है जो भारत में प्रवेश करता है। फिर आता है वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा 2 बार, सेकंड टाइम जो है, दूसरी बार जो है वो भारत में आता है अपनी यात्रा को लेकर। तो दूसरी बार जो है वो 1502 में 1502 में वो भारत में सेकंड टाइम आता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सी बस्ती या कौन सी कंपनी स्टैब्लिश की थी, कौन सा कारखाना स्टैब्लिश किया था। तो उन्होंने 1503 में यानी 1503 में वो जो है कोचीन में, जिसको आजकल कोच्चि भी कह देते हैं, तो कोच्चि में वो पहली फैक्ट्री या वो पहली कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जो व्यापार के लिए मुख्यतः बनाई गई थी। ये कोचीन भारत में बनाई गई, यानी केरल में बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट आता है पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो व्यापारी थे, जो कंपनी थी, उनका फर्स्ट गवर्नर
यानी कंपनी का गवर्नर होता था, पहला गवर्नर जो है वो कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर जो है वो आएगा उनका, जिसने मुख्य रूप से राजनीतिक तौर पर कार्य करना शुरू किया था, उसको कहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहला गवर्नर, तो गवर्नर अलग आएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे या व्यापारिक तौर पे गवर्नर होता था जो कंपनी को पूरा चलाता था, उसको इस्टेब्लिश करता था और साथ में उसको आगे बढ़ाता था भारत में। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है फर्स्ट गवर्नर है, जो 1505 में 1505 में 15 to 9 यानी 1509 तक वो भारत में गवर्नर के रूप में रहता है। तो अल्मीडा ने स्टार्टिंग रूप से कंपनी को स्ट्रॉन्ग किया, कई द्वीपों पे कब्जा किया और इसने छोटे छोटे आइलैंड जीते और व्यापारिक कंपनियां इस्टेब्लिश की। इसके बाद आता है रियल फाउंडर। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रियल फाउंडर जो है यानी पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक। रियल फाउंडर यानी जिसने कंपनी को प्रॉपर रूप से इस्टेब्लिश किया है, पावरफुली इस्टेब्लिश किया था, तो उसको कहते हैं अल्बुकर्क या अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये सबसे पावरफुल गवर्नर था, जिसने कंपनी को पावरफुल बनाया और इसकी वास्तविक नींव रखी। तो अल्बुकर्क यानी अल्बुकर्क ने 1510 में यानी 1510 में 1510 में इसने गोवा को जीता था। यानी जो गोवा की विक्ट्री है, गोवा को राजनीतिक तौर पे जीता, ये विक्ट्री जो है अल्बुकर्क की थी। तो गोवा जो है बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनती है। अब ये भी याद रखना है कि पुर्तगाली कंपनी की जो कैपिटल है वो गोवा बनती है, यानी गोवा उनका मुख्य रूप केंद्र था जहां से वो सारे व्यापार को नियंत्रित करते थे। तो गोवा को बाद में बनाएंगे, यानी जीता उन्होंने 1510 में था और इसको स्ट्रॉन्ग किया पावरफुली। इसको कैपिटल यानी गोवा को एज ए कैपिटल डिक्लेयर करने वाला, ये भी आ जाता है कि गोवा को राजधानी किसने डिक्लेयर किया है। तो ये जो है 1530 में 1530 में इसको नीनो डी कुन्हा, यानी 1530 में एक गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, उसने इसको एज ए कैपिटल डिक्लेयर किया, यानी गोवा पुर्तगाली कंपनी की कैपिटल बनी है। इसके बाद पुर्तगालियों ने काफ़ी सारी बस्तियां बसाई, कंपनियां भारत में इस्टेब्लिश की ट्रेडिंग के लिए, जैसे सैन थोमे कंपनी आती है। सैन थोमे जो है मद्रास में थी, यानी मद्रास में उन्होंने एक शहर बसाया सैन थोमे, जहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाई। इसके बाद उन्होंने हुगली बंगाल में बसाई, हुगली में, और दीव, दमन दीव आता है, दीव जो है ये गुजरात में, अब तो गुजरात से अलग है। तो दीव को इन्होंने बस्ती के रूप में बसाया। तो पुर्तगाली जो है लगातार अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने लगे। उन्होंने अपने कई केंद्रों को स्ट्रॉन्ग किया, उनसे व्यापार के लिए सीधा यूरोप के लिए उन्होंने व्यापार को खोल दिया। पुर्तगाली कंपनी की जो व्यापारिक प्रणाली है, पुर्तगाली जो है अपने व्यापार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सिस्टम पे फॉलो करते थे, उसे कहते थे कार्टेज आर्मेडा और कार्टेज सिस्टम। तो दो अलग अलग सिस्टम थे जो पुर्तगाली प्रयोग करते थे। पहले देखते हैं कार्टेज को। कार्टेज जो सिस्टम है ये आता है परमिट, यानी एक तरीके से ये ट्रेड परमिट था, यानी व्यापार का परमिट जारी करते थे ये व्यापारियों के लिए, और उस परमिट से किसी भी व्यापारी को भारत में व्यापार, यानी भारत मीन्स समुद्र में व्यापार करने की परमिशन मिलती थी। यानी पुर्तगालियों ने क्या किया, अरबों से व्यापार का नियंत्रण छीन लिया और अरब सागर पर उनका नियंत्रण हो गया, बंगाल की खाड़ी पर उनका नियंत्रण था। तो इन दोनों पर वो व्यापारिक परमिट देते थे, व्यापारी उनसे परमिट लेते थे और पुर्तगाली जहाज़ों पे अपना सामान लाद कर वो व्यापार करते थे। तो पुर्तगालियों को इससे रेवेन्यू प्राप्त होता था, पैसा मिलता था। एक तरीके से ये लाइसेंस था जिसको कार्टेज कहते थे।
तो कार्टेज लाइसेंस से व्यापारी जो है पुर्तगालियों के ऊपर डिपेंड हो गए और पुर्तगाली कंपनी को इसका प्रॉफिट हुआ। दूसरा आता है आर्मेडा। आर्मेडा जो है एक सिस्टम था जिसको कारवां कह देते हैं। कारवां यानी बहुत सारे जहाज जो हैं, यानी पुर्तगाली कंपनी क्या करती थी, काफी सारे जहाजों को इकट्ठा चलाती थी। तो बहुत सारे जहाज एक साथ इकट्ठे चलते थे जिनमें व्यापारी अपना सामान लाते थे और वो आर्मेडा यानी ग्रुप होता था, बहुत बड़ा ग्रुप होता था और उसको सिक्योरिटी देती थी पुर्तगाली कंपनी। तो रास्ते में तोपें लगे हुए जहाज होते थे, जहाज उनको सुरक्षा देते थे ताकि व्यापार में किसी का हस्तक्षेप ना हो, कोई और उस पर आक्रमण ना कर पाए। तो इससे व्यापार सिक्योरिटी होती थी ट्रेडिंग के लिए और पुर्तगाली को इनका फायदा होता था। तो इसको काफिला भी कह सकते हैं। काफिले सिस्टम में वो व्यापार करते थे, काफिला लेके जाते थे और समुद्र में सिक्योरिटी देते थे। पुर्तगालियों ने भारत में एक पॉलिसी शुरू की थी जिसे नीले पानी की नीति कहते हैं। एक पॉलिसी आती है नीले पानी की नीति, जिसे ब्लू वाटर नेवी के माध्यम से हम जानते हैं। आजकल भारत में भी इसको फॉलो किया जाता है। तो नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर नेवी, तो भारत में क्या था, पुर्तगालियों ने समुद्र पे नियंत्रण रखने को मेन माना था। उनका मानना था कि जब तक भारत, अगर आपको व्यापार करना है भारत पे, तो समुद्र पे नियंत्रण होना जरूरी है। तो इसके लिए वो समुद्र पर नियंत्रण रखते थे और समुद्र पे नियंत्रण के लिए तो ब्लू वाटर नेवी से क्या था, वो समुद्री जहाज़ों से भारत के समुद्र की रक्षा करते थे और किसी और कंपनी को, किसी और व्यापारियों को एंटर करने नहीं देते थे। तो उनका मानना था कि जब तक समुद्रों पे नियंत्रण उनका है तब तक भारत पे नियंत्रण यानी भारत के व्यापार पर नियंत्रण उनका है। वर्तमान में भारत सरकार यानी भारत की सेना जो है नीले पानी की नीति को फॉलो करती है। हिंद महासागर पर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर जो भारतीय नेवी है वो शक्तिशाली रूप से कार्य करती है ताकि किसी और देश और शक्ति का इसमें इंटरफेयर ना हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी थी जो पुर्तगाली जो हैं प्रयोग करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू यानी टोबैको की खेती, एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी तंबाकू की। तो तंबाकू की खेती शुरू करने वाले पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत में टोबैको उगाना शुरू किया था। इसके अलावा जहाज निर्माण यानी शिप मेकिंग, उन्होंने भारत में जहाज बनाने शुरू किए जिसका मुख्य उद्देश्य जो है व्यापार को आसान बनाना था। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आने वाले पुर्तगाली थे। इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में आई है। याद रखने वाली बात है कि गोवा में वो पहली प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। और ये है बात कि ये डेट भी महत्वपूर्ण है, 1556 में 1556 में उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए और यहाँ पर राइटिंग की थी बुक की। पहला जो लिटरेचर है, पहली बुक पब्लिश हुई थी 1563 में गोवा में। तो पहली पुस्तक जो है भारतीय ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेट करके पुस्तक का रूप दिया था 1563 में। इसके अलावा पुर्तगालियों का योगदान आता है गॉथिक कला में। गॉथिक जो है एक स्टाइल है आर्किटेक्चर का यानी वास्तुकला। आर्किटेक्चर वास्तुकला में गॉथिक स्टाइल को इंट्रोड्यूस करने वाले पुर्तगाली थे। तो उन्होंने गोवा में जितने भी चर्च बनाए हैं उसमें गॉथिक कला का प्रयोग किया था। उन्होंने गॉथिक स्टाइल का प्रयोग किया था जिसका उद्देश्य जो है चर्च बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले किया है। इसके अलावा भारत में पुर्तगालियों को आलू की फसल के लिए और फलदार जो फसलें हैं या फल हैं, फलदार फसलों के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में आलू और जैसे संतरा हो गया या पपीता हो गया, उनकी खेती को भी भारत में प्रोत्साहन दिया था। तो पुर्तगालियों का एक बड़ा योगदान खेती में रहता है। इसके अलावा पुर्तगाली जो मिशन होते थे यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उनके कई यात्री भारत में आते थे। जैसे एक फेमस यात्री था जेवियर, एक फ्रांसिस जेवियर था जो भारत में
ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आया था। इसके अलावा अकबर के समय में, अकबर के समय काल में एकबीबा संत थे, एक एकबीबा, और इसके अलावा एकबीबे के अलावा और मॉन्सरेट जो हैं, ये 2 साधु थे, संत थे, जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अकबर के समय काल में भारत आए थे। पुर्तगाली जो हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे, यानी शुरू में 100 साल तो उन्होंने व्यापार पर काफ़ी दबदबा रखा। उसके बाद जो है अन्य यूरोपीय कंपनियों ने उनको चैलेंज, उनको कंपटीशन देना शुरू किया, तो उसके कारण कंपनी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। इसके अलावा पुर्तगाली जो हैं धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असहिष्णु थे, तो वो जो हैं ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और जनता को ईसाई धर्म में परिवर्तित करते थे, जिसके कारण स्थानीय लोग जो हैं इनसे नाराज रहते थे। इसके अलावा पुर्तगालियों ने ब्राज़ील देश की खोज के कारण जो है भारत पर उनका फोकस धीरे धीरे कम होने लगा। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है उनको अन्य यूरोपीय कंपनियों से आई है, यानी अन्य यूरोपीय कंपनियां जैसे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी ने उनको प्रतिस्पर्धा देनी शुरू की। ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी जो है तकनीक में ज़्यादा अच्छी थी, उनके जहाज़ जो हैं ज़्यादा अच्छे होते थे व्यापार में, उनका तोपखाना, उनकी सेना अच्छी होती थी, तो धीरे धीरे पुर्तगाली कंपनी जो है व्यापार में पिछड़ने लगी और अन्य कंपनियों का दबदबा भारत में होने लगा। अब जो है दूसरी कंपनी हम देखते हैं डच, जो भारत में आई है व्यापार करने के लिए, जिसे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में आई है 1605 में। अब देखने वाली बात है कि डच कंपनी जो है भारत में प्रवेश करती है 1605 में, यानी उनका प्रवेश जो है 1605 में हुआ है। उनकी कंपनी की स्थापना जो है, यानी कंपनी की स्थापना जो है 1602 में हुई थी, तो यानी 1602 में वो भारत में आए नहीं थे, 1605 में 3 साल बाद भारत में प्रवेश करते हैं। जबकि अगर हम ब्रिटिश कंपनी को देखें, ब्रिटिश कंपनी जो है 1600 में स्थापित होती है, उसकी स्थापना जो है 1600 में होती है, जबकि उनको भारत में आने के लिए लगभग 10 या 11 साल लगे हैं, यानी 1611 में भारत में वो प्रवेश करते हैं। यानी अगर हम देखें ब्रिटिश जो है तीसरी कंपनी है प्रवेश के हिसाब से, यानी भारत में प्रवेश किया, जो एंट्री की उन्होंने 3rd नंबर पे। जबकि अगर स्थापना में देखें तो वो 2nd आती है। यानी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश कंपनी जो है दूसरे स्थान पर स्थापित हुई थी इंग्लैंड में, परंतु आई है भारत में 3रे स्थान पर। जबकि जो डच कंपनी है वो 3रे स्थान पर स्थापित होती है, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी 3रे स्थान पर होती है 1602 में, ब्रिटिश कंपनी के बाद होती है, परंतु वो 2रे स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। यानी उनकी एंट्री जो है भारत में 2nd नंबर पे होती है, यानी 1605 में। तो 1605 में वो थोड़ा पहले भारत में आ गए थे ब्रिटिश कंपनी से। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1605 में आई है। तो इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो है व्यापार था, यानी ये भी भारत के व्यापार में अपनी हिस्सेदारी चाहते थे, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, तो इन्होंने भारत में प्रवेश किया। एक क्वेश्चन आता है कि इनकी फर्स्ट एंट्री जो है, एंट्री इनकी ईस्ट कोस्ट पे रहती है, यानी भारत के पूर्वी तट पर। अब एक देखने वाली बात है कि भारत के पूर्वी तट, यानी वो यूरोप से आए, तो वो जो है पूर्वी तट पर अपनी एंट्री करते हैं, और ये एंट्री होती है उनकी मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम, वर्तमान का मछलीपट्टनम जो है उसमें उनकी एंट्री होती है भारत में 1605 में। तो ये भी क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी कंपनी है फर्स्ट कंपनी कौन सी है जो ईस्ट कोस्ट पे अपना ट्रेड शुरू करती है। यानी पूर्वी तट पर डच कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया था, और वो किया था मुसलीपट्टनम में। जबकि अधिकतम कंपनियां जो हैं
अगर हम दूसरी कंपनियों को देखें तो पुर्तगाली जो हैं, पुर्तगाली आए हैं केरल में, ये केरल में आए हैं। इसके अलावा गुजरात में ब्रिटिश कंपनी आती है, सूरत में आती है वो। और इसके अलावा फ्रांसिस कंपनी भी या फ्रेंच कंपनी भी सूरत में आती है। तो 3 कंपनियां वेस्ट में आई, जबकि एक कंपनी जो है ईस्ट में आती है, वो है डच अकेली कंपनी थी जो ईस्ट में अपना व्यापार शुरू करती है। तो डच लोग जो हैं ईस्ट में आए, उन्होंने अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश की। उनकी सबसे मेजर कंपनी थी 1610 में पुलिकट। उन्होंने पुलिकट में अपनी बस्ती, अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो बाद में पुलिकट जो है उनकी कैपिटल बनता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डच कैपिटल कौन सी थी। तो डच कैपिटल जो है उनकी पुलिकट में उन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी। तो पुलिकट में उन्होंने फोर्ट, एक किला बनवाया था गैल्ड्रिया, यानी गैल्ड्रिया जो है उनके किले का नाम था, जहां से अपना वो सारा कामकाज देखते थे। तो डच कंपनी जो है पुलिकट में आती है। इसके अलावा 1616 में सूरत में उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की अपनी, 1616 में। इसके अलावा उन्होंने जो मेजर उनकी आती है 1653 में चिनसुरा में। चिनसुरा जो है 1653 में उन्होंने, ये बंगाल में आता है, बंगाल में, जहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी चिनसुरा में, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थी, चिनसुरा की उनकी बस्ती। तो डच लोग जो हैं अपने व्यापार के लिए मुख्य रूप से काली मिर्च को फोकस करते थे, परंतु डच लोगों ने जो भारत में व्यापार किया है वो कॉटन क्लॉथ का किया है, यानी सूती वस्त्र। अब ये भी देखने वाली बात है, तो डच लोग सूती वस्त्र क्यों लेके जाते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वो। तो सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट जो है वो करते थे क्योंकि वो जो है इंडोनेशिया से, ये भी देखने वाली बात है, इंडोनेशिया से वो मसाले लेके जाते थे और भारत से लेके जाते थे कपड़े, यानी क्लोथ। तो उसको इंटरचेंज करते थे, इंडोनेशिया में कपड़े की सप्लाई करते थे, साथ में वो यूरोप में। तो एक बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि यूरोप में भारतीय सूती वस्त्रों को उन्होंने प्रसिद्ध बनाया। एक उनको ट्रेडेबल आइटम के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध बनाया था कॉटन क्लॉथ को। तो सूती वस्त्र जो है उनका प्रसिद्ध होता था। उन्होंने सूती वस्त्र के लिए सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी, और फैक्ट्री जो है बड़े माल को, ज़्यादा माल को तैयार करने के लिए उन्होंने पहली फैक्ट्री जो है पूर्वी तट पे बनाई थी, ताकि अधिक से अधिक कपड़ा जो है निर्यात किया जा सके। फिर आता है, उन्होंने एक और किला इस्टेब्लिश किया था, फोर्ट, जिसको कहते हैं गुस्तावल। तो एक उनके किले का नाम गुस्तावल आता है, फोर्ट गुस्तावल, जो उन्होंने चिनसुरा में बनाया था। तो किले उस समय सैनिक सुरक्षा के लिए होते थे, तो वो किला बनाते थे ताकि कोई और शक्ति उन पर आक्रमण ना कर पाए। डच लोगों ने भारत में जो कॉइन चलाए थे अपने व्यापार के लिए, उनको पैगोडा कहते थे, पैगोडा। तो पैगोडा सिक्कों का प्रयोग वो व्यापार के लिए करते थे भारत में। तो उन्होंने स्पेशल जो है सिक्के यहाँ के व्यापार को चलाने के लिए उन्होंने प्रॉपर रूप से सिक्के चला रखे थे। डच लोगों को भी चैलेंज मिले हैं दूसरी कंपनियों से, व्यापार में प्रतिस्पर्धा थी, युद्ध होते थे। तो 1759 में 1759 में डच लोगों को ब्रिटिश लोगों के साथ युद्ध करना पड़ा है। तो ब्रिटिश लोगों ने डच लोगों को डिफीट कर दिया था, और इस बैटल का नाम आता है बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। तो बेदरा के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने डच कंपनी को डिफीट कर दिया था, और भारत से जो ट्रेड थी वो उन्होंने ख़त्म करनी शुरू कर दी थी। यानी ब्रिटिश कंपनी के डोमिनेंस के कारण जो है डच लोगों को वापस जाना पड़ा है।
तो ब्रिटिश कंपनी ने इनको भारत के व्यापार से निष्कासित कर दिया और इन्होंने अपना सामान जो है, अपना व्यापार जो है यहाँ से समेट लिया था और इन्होंने मुख्य रूप से इंडोनेशिया को फोकस किया था अपने व्यापार के लिए।